हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसमें यहाँ से परीक्षा में आने की आपकी पूरी पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी अन्य राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो बताइए, कह रहे हैं कि नहीं, हाँ, संघीय सरकार के से अनुमति प्राप्त कर, और अगला ऑप्शन डी नंबर है राष्ट्रपति की अनुमति से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नहीं, भारतीय संघ का कोई राज्य किसी अन्य राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता है। केवल इसमें भारत केंद्र सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकती है, उसमें राज्य नहीं ले सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो भाई ऐसे कौन से इसमें है जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो भाई कौन सा ऑप्शन कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, या कच्छ वन, या कटीली झाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को हम क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए, जब 100 से 200 सेमी की बारिश होती है तो ऐसे स्थान पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। देखिए, ये जो है गर्मी के प्रारंभ में ही पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। भाई क्या करते हैं? गिरा देते हैं। पत्तियां जो हैं ये क्या करते हैं? गर्मी में प्रारंभ होने पर ही ये गिरा देते हैं। और जैसे इनमें जो है साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, आंवला आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जहाँ ज़्यादातर जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, यूपी आदि राज्यों में ये पाए जाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 200 से ज़्यादा बारिश, 200 सेमी से अधिक क्षेत्रफल में जो बारिश होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, वर्ष भर बड़े रहते हैं। देखिए, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वार्षिक वर्षा कितना 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान पर कौन से वन पाए जाते हैं? कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ठीक, तो ये कितने 100 से 200 के बीच में जो सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, वन रिपोर्ट बताते हैं आपको। देखिए, आइए देखते हैं वन रिपोर्ट। देखिए, वन रिपोर्ट जारी कौन करता है? देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है यह वन रिपोर्ट जारी करता है हर कितने वर्ष में भाई? 2 वर्ष में। हर 2 वर्ष बाद यह जारी करता है। और देखिए, इसका मुख्यालय आपसे पूछता है तो कहाँ बताएंगे? देहरादून में इसका मुख्यालय है। ठीक, तो देखिए, जनवरी 2022 में जो है इसकी 17वीं जो है रिपोर्ट आई है, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो कौन? भूपेंद्र यादव। ठीक, देखिए और देखते हैं, इसको हटाते हैं तो देखिए और है। देखिए, कुल वनावरण और वृक्षारोपण जो हुआ है भारत में कुल 809537। ठीक, तो 8,95,037 वर्ग किलोमीटर में ये आपका कुल वनावरण और वृक्षारोपण फैला हुआ है। ये वन रिपोर्ट 2022 का है। ठीक, जो देखिए 21 का दिया गया है और 22 में इसको जनवरी में आया था। ठीक, देखिए, वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। देखिए, 2019 के कंपेयर में कितना बढ़ोतरी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.28%। ये भी याद रखिए, कितना परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.28% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक, और देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि जो पहला राज्य है वन आवरण में कौन सा है, तो
आप बताएंगे मध्य प्रदेश, MP, ठीक। और दूसरा नंबर पे आप बताएंगे कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और देखिए तीसरे पे छत्तीसगढ़। आपको 5 याद रखना है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पे छत्तीसगढ़ हो गया, और चौथे पे आपका उड़ीसा है, ठीक है। चौथे पे उड़ीसा, पांचवे पे कौन है, महाराष्ट्र। पांचवे पे कौन है, महाराष्ट्र। तो इतना आप याद रखिएगा। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और पांचवे पे महाराष्ट्र है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। फिर आपको अगर परसेंटेज में पूछेगा, सर्वाधिक, तो आप वनावरण कहाँ बताएंगे, मिजोरम। याद रखिए भाई, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो इसकी जो कितना परसेंटेज है, 84.53%, ठीक। ये आपका टोटल है, ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि कहाँ पूछेगा तो ये आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में, ठीक। सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में सेकंड नंबर पे किसका है, अरुणाचल प्रदेश, 793%, ठीक। तो आप मिजोरम को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कितने परसेंट भारत में है, तो ये भी याद रखना, 24.62%, ठीक। 24.62% जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्ग किलो परसेंटेज जो है भारत में वन आच्छादित है, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई। तो भाई किस शहर में आयोजित की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर कहाँ है, ये भैया किस राज्य में है, राजस्थान में। तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक 4 दिसंबर, कब, 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू हुई थी। देखिए अमिताभ कांत जो है इसकी अध्यक्षता करे किए। कौन, अमिताभ कांत, ठीक। अमिताभ कांत जो हैं इसकी अध्यक्षता G20 का शेरपा बैठक जो उदयपुर में हुई है इसकी अध्यक्षता किए हैं। ये 4 दिवसीय था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, करें कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा। तो भाई किसको देगा, ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को जो है विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा, ठीक। देखिए बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आप जानते हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं, ठीक। और जो है और प्रधानमंत्री कौन है भाई, शेख हसीना है, ठीक। और बांग्लादेश की आप जानते हैं राजधानी ढाका है और टका इसकी मुद्रा है। देखिए विश्व बैंक आया है, तो आप जानते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई, जुलाई 1944 में, ठीक। इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय आप जानते हैं वाशिंगटन DC में। कई बार आया है क्वेश्चन विश्व बैंक, तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ठीक। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। तो ऐसी कौन सी भाई पार्टी है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही हो जाएगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक। तो ये जो है कहने की ये राष्ट्रीय दल की है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं अब आई है क्या भाई, देखिए आपके जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कुल कितनी हैं आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम में, आपकी कितनी हो गई हैं, 9 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 9 पार्टी हो गई हैं। देखिए जैसे पहली आपकी पार्टी कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। 1885 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी A.O. ह्यूम और ने इनकी क्या की थी, स्थापना की थी 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो ये 1980 में हुई थी। कब भाई, 1980 में हुई थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी, तो ये आपकी हो गई। तो ये कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्तमान में कौन है, जगत प्रकाश नड्डा है और इनका जो चिन्ह है भाई कमल है। क्या है, कमल है, ठीक। और आप जानते हैं नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं, ठीक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कब हुई थी, 1964 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई, 1964 में, जिसका आप चिन्ह जानते हैं हथौड़ा, हंसिया और सितारा, ठीक। और देखिए चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI जिसको बोलती हो, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में। 1925 में मानवेंद्र
नाथ राय जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे। अगला है बहुजन समाज पार्टी, जिसके आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीएसपी। और ये कब हुई थी स्थापना, 1984 में। काशीराम ने इन्हें क्या किया था, इनके संस्थापक थे। और इनकी हाथी जो है क्या है भाई, हाथी जो है इसका चिन्ह है। अगला है सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी बोलते हैं, जो 1998 में कब हुई थी, 1998 में बनी थी, जिसके संस्थापक कौन थी, ममता बनर्जी थी। और इनके जो चिन्ह है फूल और घास है। ठीक। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसे एनसीपी बोलते हैं, 1999 में, जिसे शरद पवार ने इसके संस्थापक थे। ठीक। और इसकी जो क्या है, चिन्ह है घड़ी है। ठीक। अगला है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, जिसे आप 2013 में पीए संगमा ने स्थापित किया था। अगला है आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं 2012 में अरविंद केजरीवाल से। क्या है भाई, अर्जुन, इसके जो इस समय संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल हैं। और इनका चिन्ह आप जानते हैं झाड़ू है। तो इस प्रकार आपकी 9 पार्टियां हैं। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आइए देखते हैं, 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया भाई। किस कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में 4 दिसंबर को किस ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था, तो बताइए। तो किस में हुआ था भाई, ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर जाएगा, सेमेरू माउंट में। सेमेरू माउंट में जो है 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में विस्फोट हो गया। तो आइए देखते हैं, कुछ ज्वालामुखी आई है, ज्वालामुखी आई तो इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछे को सुल्तान, ये शांत प्रकार की है और ये कहाँ की है, ईरान की है। कहाँ की है, ईरान की है। और देखिए फ्यूजियामा सक्रिय है। फ्यूजियामा कैसी ज्वालामुखी है, सक्रिय है। और कहाँ की है, जापान की है, जापान की है। मोना लोआ प्रसुप्त है और ये हवाई द्वीप पे, ये इंपॉर्टेंस है, हवाई द्वीप पे है। ठीक। और किलिमंजारो जो है शांत है, ये तंजानिया की है। कहाँ, तंजानिया की। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है, ये तंजानिया की है। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय है, ये इक्वाडोर की है। और माउंट एटना जो है, माउंट एटना जो किसी ऑप्शन में दिख रहा है, माउंट एटना सक्रिय है, कहाँ की है, इटली की है। माउंट एटना कहाँ की भाई, इटली की, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक। और स्ट्रॉम्बोली जो है सक्रिय है, ये भी इटली की है। विसुवियत प्रसुप्त है, ये भी इटली की है। तो इटली की 3 याद रखना है, माउंट एटना, स्ट्रॉम्बोली और विसुवियत। पोप जो है म्यांमार की है। माउंट ताल जो है फिलीपींस की है। ठीक। और कटमई जो है अलास्का की है। तो इसमें कुछ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ये करंट का था। ठीक। आगे चलते हैं। अगला है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही चला जाएगा, 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम क्या थी, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, इसकी जो है थीम थी 2022 की। ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते कि चंद्रगुप्त मौर्य स्पेस के प्रबल अनुयायी थे। तो किसके भाई अनुयायी थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, जैन धर्म के। जैन धर्म के ये क्या थे, प्रबल अनुयायी थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक देखिए घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे। कब बैठे थे भाई, 322 ईस्वी पर मगध की गद्दी पर ये बैठे थे। ये जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भी आप किनसे शिक्षा ली थी, तो जो इनके गुरु थे भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। देखिए इनके जो मंत्री थे, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनको नाम से आप सुने होंगे। तो इनको जो है ये इनकी पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आप बताएंगे कौन भाई, कौटिल्य। ठीक। देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आया था। देखिए मेगस्थनीज जो है आपका मेगस्थनीज आया है। तो मेगस्थनीज जो है इनके समय में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक, ये कई बार परीक्षा में आई, तो आप इनको याद कर लीजिएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मेगस्थनीज हैं। और ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे। ठीक है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 298 ईस्वी में हो गई थी। कब, 298 ईस्वी में हो गई थी, श्रवणबेल गोला में। ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है भाई, तो किसकी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नागालैंड, असम, करें, अरुणाचल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। त्रिपुरा, तो देखिए त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं क्या है, अगरतला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्प्लाइमेंट
इंटरेस्ट ऑफ मनी पुस्तक के लेखक कौन? तो भाई इसके लेखक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा J.M. कीन्स। J.M. कीन्स जो है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कौन सी है? तो भाई ये आप जानते हैं कौन सी है, गोदावरी। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। देखिए, तो ये देखिए सबसे बड़ी नदी कहाँ? गोदावरी। या जो है महाराष्ट्र के नासिक जनपद से त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक, तो इस नदी की लंबाई जो है कितनी है? 1465 किलोमीटर है, या आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इस नदी को देखिए वृद्धि या बूढ़ी गंगा उपनाम से जाना जाता है। ठीक, कौन सी? वृद्धि गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। देखिए, अगर प्रायद्वीपीय भारत की अगर सेकंड पूछे तो कौन आप बताएंगे? सेकंड नदी आप कृष्णा बताएंगे। कौन भाई? कृष्णा नदी। तो एक अब पहला नहीं पूछता, कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है, तीसरा भी पूछ लेता है। तो जिसकी कृष्णा नदी की 1400 कितना भाई? 1400 किमी जो है इसकी लंबाई है। और थर्ड नंबर पे कौन है? नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा। ठीक, तो नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और फोर्थ नंबर है जो है महानदी, जिसकी 858 किमी है। और पांचवें नंबर पर कावेरी है 805। ठीक, तो ये आप इनको इस तरह क्रम से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गोदावरी। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो भाई इस अखबार का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, उदंत मातंड जो है ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। तो इसलिए हर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कहने कि बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो घेपन झील किस राज्य में स्थित है? तो बताइए भाई किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। देखिए झील संबंधित कुछ जान लीजिए, झीलों के बारे में कौन सी फेमस झीलें हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की जो झीलें होती हैं, जैसे वुलर झील, डल, शेषनाग और नागिन। देखिए नागिन जिसमें आएगा जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर की ये झील है। तो वुलर झील आपसे कई बार पूछा गया कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में जो है देखिए भृगु, मछियाल, रेणुका। देखिए रेणुका झील आपसे पूछा गया है, रेणुका झील कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और सूरज ताल भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए उत्तराखंड की जैसे नैनीताल, देखिए ताल भीमताल, ताल संबंधी कुछ ऐसे याद रखिएगा, तो ये उत्तराखंड में आएंगे। ठीक, जैसे चंडीगढ़ की है सुखना झील। ठीक, सुखना झील कहाँ की है? चंडीगढ़ की। महाराष्ट्र की कहाँ की है? लोनार, महाराष्ट्र की लोनार झील है। ठीक, और पोवई ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। सिक्किम की सोंगमा, कौन सी है? सोंगमा सिक्किम की है। मणिपुर की जो है लोकटक जो है ताजे पानी की सबसे अच्छी बड़ी झील है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। ठीक, और लोकटक झील जो है एक तैरती हुई एक झील है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंस है। मणिपुर में है। उड़ीसा में चिल्का झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू पुलिकट है। और हरियाणा में सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में। तो इस प्रकार इनको कुछ याद रखिएगा, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 54 नंबर कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किसी तय स्थान पर नहीं होता है? तो किसी तय स्थान पर नहीं होता है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा? डेविस कप। ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा डेविस कप। देखिए यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन एक तय स्थान पर होते हैं, किंतु डेविस कप जो हर बार एक नए स्थान पर आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो कौन थी भाई? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, रेहाना तैयब जी थी। ये जो है मुस्लिम महिला जो वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी।
देखिए 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, जो कि वंदे मातरम को पहली बार अगर पूछे कब गया था तो 28 दिसंबर 1896 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह गाया गया था। और 7 नवंबर 1874 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। कब? 1874 में। ठीक, तो ये जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस भी अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। ये भाग कै में है? तो भाग 3 में है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? किस बाजार से है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, श्रम से। क्यों भाई? श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदाबाद को। ठीक, अहमदाबाद को जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, कूलाम। ए नंबर हो जाएगा, कूलाम। ठीक, ये विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर। ठीक, एम्पियर जो है विद्युत धारा की है, और वाट जो है विद्युत शक्ति का है, और जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का है, मात्रक है। ठीक, तो इस प्रकार ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मॉडेम नाम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मॉडेम का आप पूर्ण रूप विस्तार है मॉड्यूलेटर से, डी मॉड्यूलेटर से है होता है। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि असेंबली लाइन का स्पेस द्वारा आविष्कार किया गया था। कह रहे हैं कि तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेनसम्स एली ओल्ड्स के द्वारा आविष्कार किया गया था। ये 3 जून 1864 से 26 अगस्त 1950 के जो अमेरिकी मोटर वाहन उद्योग के क्षेत्र अग्रणी थे, इन्होंने अपनी पहली स्टीम कार जो है, देखिए इन्होंने पहली स्टीम कार जो बनाई थी 1994 में शुरू की थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि क्रोमाइट स्पेस का एक अयस्क है, तो किसका जो है क्रोमाइट किसका अयस्क है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्रोमियम का। तो क्रोमाइट जो है क्रोमियम एवं लोहे का मिश्रण वाला खनिज होता है। ठीक, इसका उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यों तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक, देश में सर्वाधिक क्रोमाइट्स का उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। कौन करता है भाई? उड़ीसा राज्य करता है ठीक, क्रोमाइट सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। तो क्रोमाइट जो है का एक अयस्क कौन है? क्रोमियम। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें कि निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, सीमेंट। देखिए ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछता है कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, चूना पत्थर का, मतलब कच्चे माल के रूप में चूने का प्रयोग किया जाता है, जो किसमें 45% लगभग इसका प्रयोग किया है। इसमें सीमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए CaCO3 इसका फार्मूला होता है, चूना पत्थर का CaCO3। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहना कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये तो वही आसान क्वेश्चन है, कौन सा होता है? तो गंडमाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे आप घेंगा रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसमें 2 हार्मोन्स जो आयोडीन से बने होते हैं स्रावित होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन से T3, थायरॉक्सिन T4 है, वह ट्राईआयोडोथायरोनिन से T3 इसको बोलते हैं। हार्मोन शरीर में मेटाबॉलिक से गतिविधियों को तेज और कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखने, इसके अलावा ये शरीर का ताप तंत्र तथा जननांगों में समान कार्य को बढ़ावा
देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर दे रहा है, गंडमाला। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला। ठीक, इसे जो है उड़ो उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो अधीबृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य होता है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलता है। इसे 3F फियर मतलब फाइट फ्लाइट्स ग्रंथि भी कहते हैं, मतलब लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्रंथि के नाम से जानता है तो एड्रेनल मेडुला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आशा करता हूँ 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।